हेलो स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजिंग के अंदर हमने 8th चैप्टर किया था लास्ट, जो कि था एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डैगमार अप्रोच। ये हमने चैप्टर पढ़ा था। अब हमें नेक्स्ट चैप्टर करना है 9th चैप्टर, जो है एडवर्टाइजिंग बजट। देखो क्या है, सबसे पहले समझना होगा कि एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है। उससे पहले हमें समझना होगा कि बजट क्या होता है। बजट होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। जब आप अपने फ्यूचर प्लान्स का बनाते हो उसको बजट बोलते हैं। जो एक्टिविटीज़ आप फ्यूचर में करने वाले हो इन रुपीज़ टर्म्स उसको एक्सप्रेस करना कि इस स्पेसिफाइड पीरियड में हम इतने रुपए यहाँ पर, इतने यहाँ पर, उतने यहाँ पर लगाएंगे, यही एक्सप्रेस करना बजट होता है। जब हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, तो हम किस एक्टिविटी पर, टोटल एडवर्टाइजिंग पर क्या खर्च करेंगे, किस एक्टिविटी पर क्या खर्च करेंगे एडवर्टाइजिंग के अंदर, ये एड बजट होता है। तो क्योंकि हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग जो है मार्केटिंग का हिस्सा है, तो मार्केटिंग रिसोर्सेज जो हैं हमारे, जो टोटल प्रोपोर्शन मार्केटिंग रिसोर्सेज का है, उसमें से ऐड फंक्शन पर जो खर्च किया जाएगा वो ऐड बजट को शो करता है। ठीक है, अब उसके अंदर हमें एडवर्टाइजिंग में कैसे उसे एलोकेट करना है वो भी इसमें शामिल है। जैसे हम डिफरेंट मीडिया पर क्या खर्च करेंगे, सेल्स टेरिटरीज़ पर क्या, प्रोडक्ट्स पर क्या, सेलिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या करेंगे, वो हम सब इसके अंदर शामिल करते हैं। ठीक है, तो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है एक तरीके से, इसके बारे में हमें डिसीज़न लेना है कि क्या हम खर्च करें, ये है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि सभी जो बिज़नेस यूनिट्स होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही तरीका अपनाएं बजट बनाने का और एक जैसा बजट हो। देखो क्या होता है कि बिग स्मॉल हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, अलग अलग तरह की मार्केट साइज़ है उनकी, तो इसलिए क्या है कि ऐड बजट सबके लिए सेम तो नहीं हो सकता। तो कोई एक और रीज़न है कि कोई कम खर्च करना चाहता है, ऐड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, और कोई ज़्यादा ऐड पर ही को ही इंपॉर्टेंस देता है, तो वो में भी ज़्यादा खर्च करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट डालती हैं। एक और चीज़ होती है वो ये कि हो सकता है कि मैं मेरा जो परसेप्शन है वो ये है कि ऐड पर मुझे ज़्यादा खर्च करना चाहिए और ऐड इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी और फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है कि मुझे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है, वो है अफोर्डेबिलिटी, कि मैं सोच तो ये रही हूँ कि करना चाहिए, लेकिन क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ जो मैं सोच रही हूँ उसको, क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये भी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ऐड बजट जो है डिटरमिन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आता है ऐड बजट को अफेक्ट करने वाली बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे नेचर क्या है प्रोडक्ट का जो आप बेच रहे हो, साइज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या मीडिया मिक्स इस्तेमाल कर रहे हो आप, वो सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी आपके ऐड बजट को। अब ऐड बजट बनाएगा कौन? ऐड बजट जो है वो प्रिपेयर करेगा ऐड मैनेजर, अकेला नहीं, मार्केटिंग मैनेजर की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, ये है। अगर आपका ये कब होगा? जब आपका ऐड डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है। अगर ऐड डिपार्टमेंट अलग से बना ही नहीं हुआ तो मार्केटिंग वाला ही ऐड डिपार्टमेंट को संभालता है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो मार्केटिंग मैनेजर ही जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे कंसल्ट करके और बजट बना लेगा। ठीक है, ये है। अब ऐड बजट की कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखिए पहली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है? Advertising budget is a plan projecting how much money a business unit has at its disposal for advertising। क्या है? सिंपल सी बात है कि एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने के लिए हमारे पास, यानी किसी भी बिजनेस यूनिट के पास कितने रुपए अवेलेबल हैं, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू स्पेंड दिस मनी टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कि अब स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उस गिवन मनी को किस तरीके से स्पेंड करेंगे, यही ऐड बजट कहलाता है। ठीक है, अब ये है। अब हमारे सामने कुछ ये जो हमने मीनिंग पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, आप एक और डेफिनेशन याद कर लेना, 2 डेफिनेशन याद कर लेना। अब जो है हमने जो ये चीज़ें पढ़ी हैं इससे हमारे सामने कुछ निकल कर आती हैं बातें।
जो कि क्या है, सबसे पहले एड बजट जो है एक टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर मॉनेटरी टर्म्स में बता रहे हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हो ही गई। दूसरा है यहाँ पर स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड के लिए। अब पास्ट के लिए तो बजट कभी बनाते नहीं, बजट तो है ही फ्यूचर के लिए, और वो भी स्पेसिफाइड होगा कि आप 1 महीने के लिए बना रहे हो, 6 महीने के लिए बना रहे हो, 1 साल के लिए बना रहे हो, ये आपको स्पेसिफाइड करना होगा। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग मैनेजर, इसको बनाता है, टॉप मैनेजमेंट से अप्रूवल बाद में लेनी होती है। इसके बाद आता है, ये एक प्लान है कि आपको किस तरीके से एलोकेट करना है अवेलेबल फंड्स को, ठीक है, ये है। इसके अलावा इसको कई सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि मीडिया का सिलेक्शन है, या एड एजेंसी का सिलेक्शन है, या सिलेक्शन जो मैसेज है या मॉडल का सिलेक्शन, ये अफेक्ट करता है, ठीक है। ये है, इसके आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये एक लिमिटिंग फैक्टर है जो डिटरमिन करता है कि एडवर्टाइजिंग कैंपेन आपका किस साइज़ का होगा। आप देखो, बजट अगर ज़्यादा होगा तो एड कैंपेन भी बहुत बड़ा हो सकता है, अगर बजट कम होगा तो एड कैंपेन छोटा भी हो सकता है, ठीक है, ये है। इसके बाद है प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट और स्टेप्स इन फ्रेमिंग एडवर्टाइजिंग बजट। तरीका क्या है, किस तरीके से फ्रेम किया जाता है एड बजट, क्या प्रोसेस अपनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स उठाते हैं, वो है यहाँ पर। देखिए, पहला है सेटिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव। ये तो हर जगह ही है, आप कुछ भी करोगे ना उससे पहले आपको उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। तो यहाँ पर भी जब आप एड बजट डिसाइड कर रहे हो तो उसको क्वांटिटेटिव टर्म्स में तो ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करोगे ना, आप उसी को शामिल करेंगे, इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। मेन एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव है ओब्वियसली सेल्स का एक लेवल पर लेकर जाना। इसके अलावा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, वो सब आपने डिसाइड करना है, उसके बाद ही आप डिटरमिन करोगे कि एड का बजट क्या डिसाइड हो। इसके बाद आता है डिटरमिनिंग टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, कि इस एड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने डिसाइड किया है, हमें क्या क्या टास्क करने होंगे, मतलब कौन सी एक्टिविटीज़ करनी होंगी, क्या स्ट्रेटजीज हमें बनानी होंगी, हमें यहाँ पर वो करना है, ठीक है। तो इसके अंदर टास्क के अंदर क्या इंक्लूड करेंगे कि मीडिया का सिलेक्शन, एड एजेंसी का सिलेक्शन, एड कॉपी को डिज़ाइन करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ एड को डिसाइड करना, टाइमिंग क्या हो, स्पेस कितना आप लोग अगर प्रिंट मीडिया में दे रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ पर अलग अलग टास्क को बताती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को बताती हैं, ठीक है। ये है, इसके बाद है प्रिपेयरिंग एडवर्टाइजिंग बजट। अब हमने पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, फिर हमें पता लगाया कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये काम हमें करने पड़ेंगे। अब हमें बजट बनाना है। बजट जो है वो उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम बनाएंगे। कितना अमाउंट रिक्वायर होगा हम ये देखेंगे पहले कि इन जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनके लिए, और फिर जो है यहाँ पर मेथड्स तो बहुत सारे हैं, बट हमें यहाँ पर देखना ये है कि बजट हमारा फ्लेक्सिबल बने, कि अगर हमें कंटीजेंसी हो जाए कोई तो हम उसके लिए भी तैयार रहें, ठीक है। ये है, इसके बाद आता है अप्रूवल ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। अब हमने बजट तो बना लिया, अब बजट को हमने रखना है टॉप मैनेजमेंट के सामने ताकि उसकी स्क्रूटिनी कर सकें वो, और उसको इवेलुएट करके डिसाइड कर सकें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट एक जो है हाई पावर्ड बजट कमेटी बनाती है जो इसे रिव्यू करती है और उसके बाद डिसीजन लेती है टॉप मैनेजमेंट कि अप्रूव करना है बजट को या नहीं करना है, ठीक है। तो जस्टिफाइड अगर बजट होगा तो अप्रूव हो जाएगा, अगर जस्टिफाइड नहीं होगा तो अप्रूव नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, एलोकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। अब बजट बना तो लिया, अप्रूवल भी मिल गई, अप्रूवल मिलने के बाद उसे हमें एलोकेट कर देना है कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस पर, डिफरेंट प्रोडक्ट आइटम्स पर, मीडिया सेल्स टेरिटरीज पर कहाँ पर कितना एलोकेट करना है वो हम यहाँ पर कर देंगे एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ओब्वियसली जब हमने ये कर दिया ना, बजट बना लिया ना, उसके बाद ना हमें मॉनिटर करते रहना है। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है कि बाद में हमें ये समझ आता है कि ये तो गलत हो गया, ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी शायद, तो वो उसके लिए रिव्यू करेंगे ना जब हम खुद उसको, तभी हमें हमारे सामने वो चीज़ें आती हैं। तो सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं, एफिशिएंटली काम हो रहा है या नहीं, एक्टिविटीज़ जो है वो है एड एक्सपेंस कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए हैं, वो चीज़ों को मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। और क्या करना है कि
जो हमने सोचा था क्या उसी हिसाब से ये चल रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या हम इसको अभी करेक्ट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं उसके बारे में ये से देखना है। तो यहाँ पर एक देखिए डायग्राम में बताया है कि एग्जाम्पल बताता है ये ऐड बजट एंड इट्स एलोकेशन का। तो देखो एक्सपेंस आइटम क्या हो सकती हैं, एक्सपेंस ऑन एड मीडिया, डिज़ाइन करने पर, एड को भी प्रिपेयर करने पर, और एड एक्सपेंसेस ऑफ एड डिपार्टमेंट हो सकते हैं, और एडवर्टाइजिंग रिसर्च। तो ये अलग अलग खर्च बताया है। करंट बजट जैसे बताता है इन सभी एक्टिविटीज़ का अलग अलग। फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या हुआ, और नया बजट आप उसी बेसिस पर यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगा लो, या फिर जैसे भी जो भी मेथड यूज़ करो, मेथड्स तो बहुत सारे हैं, तो इसने यहाँ पर कोई मेथड यूज़ करके ये ऐसे बजट बनाया है अब नया बजट। और फिर यहाँ पर देखता है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ओवर अर्लियर बजट, पिछले वाले बजट से कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये देखता है। तो इस तरीके से जो है एलोकेशन की जाती है। इसके बाद आते हैं मेथड्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशन और मेथड्स और अप्रोचेज ऑफ डिटरमिनिंग द साइज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट। क्या साइज़ हो हमारे बजट का, कितना हम बजट बनाएं, उसके लिए कई सारे मेथड है हमारे पास। बेसिकली 9 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला जो मेथड है वो है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है कि आप क्या करो, देखो फॉर्मूला दिया हुआ है एड बजट बनाने का। पास्ट ईयर की सेल ले लो या फिर एंटिसिपेटेड सेल ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो प्री डिटरमिन्ड परसेंटेज के साथ। ये आपने खुद जो है डिसाइड करनी है, परसेंटेज जो है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर देती है ये। और करेंगे क्या, जैसे कि सेल्स अगर आपकी 300 लैक्स है और यहाँ पर परसेंटेज जो है वो 4 अगर डिसाइड है, तो 300 लाख इंटू 4% करेंगे 12 लाख। ये 12 लाख जो है हमारा ऐड का बजट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पर जो है जो हम बात करते हैं पास्ट ईयर की सेल और एंटिसिपेटेड सेल की। जो पास्ट ईयर की सेल है देखो वो तो हमारे पास अवेलेबल होगी। एंटिसिपेटेड सेल क्या है कि हम अपने आप से ये मतलब प्रोबेबिलिटी देखें कि पिछले साल इतनी सेल हुई थी तो इस साल इतनी सेल हो सकती है, तो आप वो वाली सेल भी यहाँ पर ले सकते हो और उसको भी प्री डिटरमिन्ड परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ये है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप ये जो हमने निकाला 12 लाख, ये तो क्या है कि ओवरऑल एड बजट है टोटल अमाउंट में। आप इसको यूनिट में भी निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कहता है ऑटोमोबाइल कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा है कि मान लो कि 1000 कार बिकने की संभावना है, सेल होने की संभावना है 1000 कार, मतलब कि एंटिसिपेटेड सेल है ये। और आप क्या डिसाइड कर रहे हो कि 1000 पर कार हम एड एक्सपेंस करेंगे, तो आपका टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा। 1000 कार है, एक कार पर 1000 रुपये, तो आपके 10 लाख हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी जो है ये पर यूनिट भी कई बारी कर लेता है, लेकिन है तो सेल्स के ही बेस पर ना, तो इसलिए भी इसको भी इसी के अंदर शामिल कर देते हैं परसेंटेज वाले में ही, ठीक है। ये है। अब यहाँ पर मेरिट्स हैं इस मेथड की, देखो समझना आसान है, इसको बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। दूसरा है फ्लेक्सिबल। अब देखो सेल्स बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से ये भी बढ़ता घटता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। तो इसलिए क्या है कि जब आपकी सेल हाई होगी तो हाई एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, कम होगी तो कम हो जाएगा। इसके बाद है प्रिवेंट्स एडवर्टाइजिंग वॉर्स विद कंपटीटर्स, क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीटर्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सेल ही देखनी है यहाँ पर। तो इसलिए क्या है कि कोई एड वॉर होने की संभावना यहाँ पर नहीं रहती, ठीक है। ये है। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्री है, काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री इसलिए है कि बहुत सारे एडवर्टाइज़र के लिए कि उनको क्योंकि वो सेल से उसको रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। डीमेरिट्स हैं इसकी। क्या डीमेरिट्स हैं? पहली है इलॉजिकल, कि ये मेथड बिल्कुल ही इलॉजिकल लगता है कई स्थितियों में। कैसे इलॉजिकल लगता है? जैसे मान लो ए और बी दो कंपनी है, ए कंपनी है जो कि 50 लाख रुपीज़ की सेल कर रही है और अदर कंपनी जो बी कंपनी है वो मान लो 40 लाख रुपीज़ की सेल कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सेल को बढ़ाना ज़्यादा जो है 40 लाख वाली को ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए इस हिसाब से, तो क्योंकि दो सिमिलर कंपनीज और वो 50 लाख सेल कर पा रही है और वो ये 40 लाख की ही सेल कर पा रही है, तो करनी तो चाहिए 40 लाख वाले को ज़्यादा, लेकिन अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 50 लाख वाले का
खर्चा ज़्यादा आ जाएगा इसे तो, और वो ये तो अपोजिट ही हो गया, जिसको कम सेल मतलब कम खर्च करना था वो तो ज़्यादा खर्च कर रहा है, जिसको ज़्यादा खर्च करना चाहिए था एडवर्टीजमेंट पर वो कम कर रहा है। तो ये इलॉजिकल लगता है ऐसी स्थितियों में। इसके बाद आता है आर्बिट्रेरी। ये आर्बिट्रेरी मेथड इसलिए है क्योंकि कोई जो है फिक्स्ड ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं बताया कि जिससे हम ये बात कर रहे थे ना हम कि एंटिसिपेटेड सेल, कैसे एंटिसिपेट करें सेल को, कैसे हम फ्यूचर की सेल को पहले ही मतलब पता लगाएं, इसका कोई तरीका नहीं बताया। सेम विद प्री डिटरमिन्ड परसेंटेज कि ये हमने जैसे बोल रहा था ना कि 300 लाख रुपए की सेल होगी आपकी, और 4% डिसाइड कर दिया टॉप मैनेजमेंट ने, ऑन व्हाट बेसिस, कैसे किया 4%, उसके बारे में कोई बात ही नहीं बता रहा। तो इसलिए ये क्या है कि बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्रेरी अपने ही बेसिस पर सब कुछ किए जा रहे हैं इसके अंदर, तो ये आर्बिट्रेरी है। इसके बाद है बेसलेस रिजल्ट्स व्हेन सेल्स आर डिक्लाइनिंग, कि अगर आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही होगी तो बेसलेस रिजल्ट्स यहाँ पर आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे मान लो कि आपकी सेल पहले 25 लाख थी, ठीक है, 25 लाख का आपने जो है मान लो कि एड बजट बनाया है 10%, ठीक है, प्री डिटरमिन्ड रेट जो आपकी 10% है, तो 25 लाख को अगर आप 10% करोगे तो क्या आएगा 2,50,000 की, 2,50,000 की आप एडवर्टीजमेंट पर खर्च कीजिए। मान लो कि आपका जो सेल है वो कम हो गई, देखिए यही बता रहा ना डिक्लाइनिंग सेल में, तो 20 लाख मान लो आपकी सेल हुई, आप उसका 10% अगर करेंगे तो क्या आएगा 2 लाख, जबकि आपको करना चाहिए ज़्यादा ताकि आपकी सेल बढ़ जाए। और यहाँ पर हो रहा है क्या, उल्टा ही, कि आप जब सेल ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, जब कम हुई जहाँ पर ज़रूरत थी ऐड करने की में भी सेल बढ़ जाती तो वहाँ पर आपने उल्टा ही कर दिया। तो बेसलेस रिजल्ट है ये। इसके बाद है इग्नोर्स अदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग बजट। क्या कह रहा है कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऐड को, जिनको यहाँ कंसीडर नहीं किया, सिर्फ सेल्स को ही हमने इंपॉर्टेंस दी, बाकियों को कंसीडर नहीं किया। जैसे कि सडनली मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंज होना, कंपटीशन का लेवल है, लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट की कौन सी है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है, ये है। इसके अलावा आता है बेसलेस रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपके पास प्रीवियस ईयर की तो सेल होगी नहीं, आपको एंटिसिपेट करनी पड़ेगी सेल, आपने एंटिसिपेट कर ली और कुछ परसेंटेज निकाल कर और आपने जो है वो मतलब डिसाइड कर दी कि भाई इतना खर्च होना चाहिए। लेकिन शुरुआती सालों में आपकी सेल चाहे कम हो, सेल को ही बढ़ाने के लिए, क्योंकि कस्टमर अवेयर ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में अभी, तो उस सेल को ही बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए उल्टा। और आप क्योंकि वहाँ पर सेल पता ही नहीं है और जस्ट आप एंटिसिपेट कर रहे हो, और ऑब्वियसली कम ही करोगे एंटिसिपेट, तो यहाँ पर आप कम और खर्च कर रहे हो जबकि आपको ज़्यादा करना चाहिए, तो वो एक समस्या है, ये है। इसके अलावा आता है नॉट मच यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स, कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हो कोई भी प्लान, एडवर्टाइजिंग का प्रोग्राम बना रहे हो, तो वहाँ पर ये मेथड ज़्यादा यूजफुल नहीं है क्योंकि सेल जो है आपकी वेरी करती है ईयर टू ईयर, और डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट सेल्स होती है आपकी, तो इसलिए वहाँ पर ये सुटेबल नहीं रहेगा। तो ये था पहला मेथड। सेकंड मेथड जो है वो है कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। सीधा सा मतलब है जो कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं वही हम करेंगे, जितना वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपेंडिचर करेंगे। अब इस एक्सपेंडिचर को मतलब सिमिलर जो है कॉम्पिटिटर्स के चल रहा है ये, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ समस्याएं भी आएंगी, वो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर क्या पढ़ना है कि कैसे आप ये सिमिलैरिटी या पैरिटी कह सकते हो लेकर आओगे, किस किस फॉर्म में हो सकती है ये। पहला है कि रुपी अमाउंट आप उतना ही खर्च करो एडवर्टाइजिंग पर जितना कि कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। मतलब अगर ए और बी फर्म है, अगर ए ने 10 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च किया तो बी भी 10 लाख ही करेगा, तो ये अमाउंट में सेम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है स्पेंड द सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स। मान लो कि 4% ए जो है सेल्स का, अपनी सेल्स जितनी भी उसकी सेल हो, मान लो 10 लाख सेल होती है, उसका 4% जो है ये एडवर्टाइजिंग पर खर्च करेगा, तो बी भी 4% ही करे, उसकी सेल्स जो भी हो, मतलब 8 लाख भी हो सकते हैं, 10 भी, 12 भी, ये 4% ही करेगा, ठीक है। इसके बाद आती है थर्ड पॉइंट, क्या है वो, सेम परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑन एडवर्टाइजिंग, जो कि क्या करें, एंटायर इंडस्ट्री की
की एवरेज करके जो आती है, ठीक है। जैसे मतलब एक इंडस्ट्री में सिर्फ ए बी दो ही फर्म तो नहीं होंगी, अब ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी ई इतनी फर्म्स हों और बी कर रहा है ना ये डिसाइड, तो ए सी डी ई इनका देखे टोटल और एवरेज करे उसका, और जो भी आए उतने ही परसेंटेज ये खर्च करे। तो ये सभी तरीके अपना सकता है पैरिटी के लिए। क्या फ़ायदे हैं इस मेथड के? लो लेवल ऑफ कंपटीशन को यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब कंपटीशन रिग्रेस हो जाता है आपका, तो वहाँ पर आप किसी भी वे में कॉम्पिटिटर से कम ऐड करोगे अगर, तो मार्केट शेयर आपका कम होगा। इसलिए ज़रूरी है कॉम्पिटिटर्स को कंसीडर करना, और वो इस मेथड में कर रहे हैं जो कि पहले वाले में नहीं कर रहे थे। दूसरा है चेक ऑन एक्सेसिव और मीगर बजट। अब क्या होगा कि देखो कई बार क्या होता है कि आप अगर कॉम्पिटिटर्स को नहीं देखते तो ऐसा हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा खर्च करो जितने की ज़रूरत भी नहीं थी खर्च करने की, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है बिना देखे कि आप बहुत कम खर्च करो जबकि आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है लॉजिकल, क्योंकि एक ही मार्केट शेयर है जिसमें कि हम मतलब ये सभी फर्म्स जो हैं जिसको कि कैप्चर करना चाहती हैं, तो कॉम्पिटिटर्स को कंसीडर करना एक लॉजिकल चीज़ है। तो ये एक लॉजिकल मेथड आप कह सकते हो है। डीमेरिट्स क्या है इसकी? रॉन्ग अजम्पशंस कि कॉम्पिटिटर्स ही हमेशा सही होंगे और वो सही चल रहे हैं और सही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ये तो ये अजम्पशन हो गई ना अगर हम उनको कॉपी कर रहे हैं, तो ये अच्छी एजम्पशन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर्स हमेशा सही करें। इसके बाद है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो जितने रुपए वो खर्च कर रहे हैं हम भी उतना ही करेंगे, तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो कितना खर्च कर रहे हैं? वो थोड़ा ना अपनी इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल कराएंगे, हमेशा तो कम से कम नहीं कराएंगे। तो हर टाइम आपको नहीं पता होगा कि कॉम्पिटिटर्स कितना खर्च कर रहे हैं। तो अगर आप पता करना चाहोगे तो आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनके एम्प्लॉयज से स्पाई करके, जो कि सही नहीं है ना ही लीगल है ऐसा करना। तो ये है। इसके बाद है डिफरेंट प्रमोशन नीड्स। अब ऐसा हो सकता है कि क्योंकि कंपनी टोटली डिफरेंट है, मे बी प्रोडक्ट सेम बेच रहे हैं बट टोटली डिफरेंट कंपनी है, तो यहाँ पर अलग अलग जो है फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है अलग अलग कंपनीज़ के लिए। यहाँ पर प्रमोशनल लीड्स कभी भी दो कंपनीज़ की सेम नहीं हो सकती, तो यहाँ कॉपी करना तो टोटली एक जो है इलॉजिकल सी बात हो जाती है। ये है। इसके बाद है इग्नोर्स अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग एड बजट, कि क्या सिर्फ कॉम्पिटिटर्स ही हैं जो अफेक्ट करते हैं एड बजट को? और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉम्पिटिटर्स हो सकता है 10 लाख खर्च कर रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ क्या? मेरे पास है 10 लाख खर्च करने के लिए? ये भी तो देखना होगा ना। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की स्टेज उनकी क्या है, हमारी क्या है, ये भी देखना होगा। क्या टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं। हम सिर्फ कॉम्पिटिशन को ही तो नहीं रख सकते, तो इसलिए ये डीमेरिट है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल मेथड है। इसके अंदर हम जो है सबसे पहले एड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, फिर डिफरेंट टास्क को आइडेंटिफाई करते हैं इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या चाहिए होंगे, और हर एक टास्क के लिए हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके हिसाब से ही हम फिर प्रिपेयर करते हैं बजट। ये चारों जो पॉइंट है ये यही बताते हैं। तो ये मेथड टास्क के बेस पर बना हुआ है। तो मेरिट्स क्या है इस मेथड की? पहला है मोर सुटेबल इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट जब आपके पास है तो आपको पीछे का तो कुछ भी डाटा पता नहीं है, तो आप क्या करो कि आप ये देख लो कि मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, उसी के हिसाब से आप बजट डिसाइड कर लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये है। इसके रीज़न यही है कि आपके पास इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड कुछ भी पीछे का है ही नहीं, तो आप वो तो बेस मान ही नहीं सकते ना। तो ज़ीरो बेस बजटिंग एक तरीके से मेथड क्योंकि करता है तो वो सही है। इसके अलावा गोल ओरिएंटेड है। देखो कोई भी चीज़ जब हमें एड ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना है और उसी को ये कंसीडर कर रहा है तो ये ज़्यादा सुटेबल मेथड है लॉन्ग रन के लिए स्पेशली। ऐसा देखो कॉम्पिटिटर्स के साथ जो कंपैरिजन वाली बात है वो वाला मेथड भी इतना लॉन्ग रन के लिए इफेक्टिव नहीं है और ना ही सेल्स वाला मेथड है। तो ये वाला जो मेथड है क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, हम जो है ये देख रहे हैं कि क्या क्या टास्क उसमें करने हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा ये गोल ओरिएंटेड है जो कि एक अच्छी बात है। तो लॉन्ग रन के लिए भी यहाँ पर सही है ये। इसके बाद है कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़।
क्योंकि हम यहाँ पर एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के बेसिस पर बना रहे हैं। तो एडवांस में ही एक तरीके का कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने बना दिया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद है लॉजिकल तो है ही बहुत ज़्यादा मेथड, क्योंकि यहाँ पर आप आर्बिट्रेरीली कुछ नहीं कर रहे हो, आप देख रहे हो कि टास्क क्या है, उस पर क्या खर्च हो सकता है। ना ही आपने पास्ट के बेसिस पर किया, ना ही आपने दूसरे लोगों को देखा, आपने यहाँ देखा कि टास्क क्या परफॉर्म करना है। तो ब्लाइंड नहीं है मेथड, बिल्कुल लॉजिकल मेथड है। इसके बाद है सुटेबल फॉर प्लानिंग इन लॉन्ग रन, वो तो हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद है डीमेरिट्स क्या है, इल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही गलत डिसाइड कर लिया ना तो सारा पंगा हो जाएगा, बिल्कुल भी एड बजट सही नहीं बन पाएगा, क्योंकि शुरुआती गलत हो गई, उसी के बेस पर आप आगे का काम कर रहे हो। इसके बाद आता है डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन स्पेसिफिक टास्क। हम ये कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेंगे, उसके बेसिस पर हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ क्या करनी है डिसाइड कर लेंगे, बट ये चीज़ कर पाना और सही तरीके से कर पाना इतना आसान भी नहीं है। और इस चीज़ को करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, रिसर्च करना पड़ता है, एक्सपीरियंस काम आता है, आपकी नॉलेज देखी जाती है, अवेयरनेस कितनी है, वो चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है, इतना आसान नहीं है मतलब इसको करना। इसके बाद है इग्नोर्स अफोर्डेबिलिटी। आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, उसके हिसाब से आपने टास्क भी देख लिया, टास्क पर क्या क्या खर्च होगा सब देख लिया, बट क्या आप उतना अफोर्ड कर सकते हो, ये एक फैक्टर है जो कि इग्नोर कर दिया गया है यहाँ पर। इसके बाद आता है इग्नोर कॉम्पिटिटर्स एड बजट। दूसरा ये भी हमने इग्नोर कर दिया, दूसरे क्या कर रहे हैं वो तो देखना चाहिए था हमें। क्यों देखना चाहिए था? क्योंकि देखो वो बात तो आप ध्यान में रखो ना साथ साथ कि जो मार्केट शेयर है वो एक ही तो है ना, मार्केट तो सेम है, उसी में से आपको भी मिलने वाला है और दूसरा भी लेगा। तो अगर आप कम करोगे तो फिर ऐसा हो सकता है ना कि वो ज़्यादा खर्च कर दे और वो ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर ले, तो थोड़ा सा तो कंसीडर करना चाहिए, तो वो कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड क्या है? इसको ऑल यू कैन अफोर्ड, रेजिडुअल मेथड, अवेलेबल फंड अप्रोच, कुछ भी बोलो, मेन बात क्या है कि अब आप अफोर्ड कितना कर सकते हो वो यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। कह सकते हैं कि जो बचा हुआ होगा ओब्वियसली वही हम अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी एक्टिविटीज़ पर लगने के बाद जो बचेगा वो हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो ही हम ऐड पर खर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ वीकनेसेस हैं इस मेथड की, वो तो पढ़ने से ही पता लग गया। पहली चीज़ तो अनसाइंटिफिक है बिल्कुल ही मेथड की, ये क्या बात हुई कि जितना बचा हुआ है वो आप खर्च कर लो, तो ये अनडिज़ायरेबल है ये चीज़ तो बिल्कुल ही, क्योंकि आप यहाँ पर तो बिल्कुल ही मतलब ऐड को वो नहीं मान रहे हो, इम्पोर्टेंट नहीं मान रहे हो, तो वो चीज़ है। ऐसा भी तो हो सकता है, अनसाइंटिफिक इसलिए भी है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बच जाए आपके पास। रेजिडुअल मेथड की अगर आप बात करो तो रेजिडुअल तो बचा हुआ है ना, ऐसा हो सकता है कि इतने खर्च करने की ज़रूरत ही ना हो और बहुत ज़्यादा बच गया, वो सारा आपने लगा दिया, तो वो ठीक नहीं है। या बहुत कम बचा तो आप वो मतलब पूरा ही नहीं हो पाया, तो वो चीज़ एक प्रॉब्लम है। दूसरा है इग्नोर्स रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग। इसने एडवर्टाइजिंग के रोल को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंस ही नहीं दी एडवर्टाइजिंग को, बिल्कुल ही टेम्परेरी मान लिया है कि मतलब लॉन्ग रन की कोई कॉन्सेप्ट माना ही नहीं है ऐड का, तो ऐड को इग्नोर कर रहा है एक तरीके से कि भी बचा हुआ मिल जाएगा, क्या मतलब है? क्या ऐड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है जिस पर हम प्लान करके खर्च करें? बचा हुआ तो कोई मतलब नहीं हुआ ना, तो वो चीज़ है। इसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ बायसनेस की पॉसिबिलिटी है। इसका रीज़न क्या है? देखो मैनेजमेंट क्या सोच रही है, मैनेजमेंट की सोच पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गया मेथड, सब्जेक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा। रीज़न क्या है कि मैनेजमेंट जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा एडवर्टीज़मेंट, वो तो क्या करेगा कि उसके लिए बाकी एक्टिविटीज़ में से भी बचा लेगा, और अगर जिसको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा वो क्या करेगा, बाकी एक्टिविटीज़ पर ऑलरेडी ज़्यादा खर्च कर देगा और ऐड के लिए बचाएगा ही नहीं, तो वो कम होगा। तो इसलिए जो है बायसनेस की पॉसिबिलिटी है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी है मेथड के अंदर, हर साल जो है डिफरेंट ऐड बजट बनेगा, तो आप कुछ भी जो है ऐड पॉलिसी नहीं बना सकते हो, लॉन्ग रन में काम नहीं करेगा, ये है। इसके बाद है जजमेंट मेथड और आर्बिट्रेरी मेथड। जो कि एक्सपीरियंस्ड मैनेजर होते हैं वो उनकी जजमेंट पर बेस्ड है ये मेथड, कि काफ़ी टाइम तक ओवर द ईयर्स जब मैनेजर्स ऐड पर काम कर रहे होते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बहुत अच्छा जज कर पाते हैं कि कितना आपको खर्च करना चाहिए। तो वो यहाँ पर कहता है कि आप ऐसा कर सकते हो कि जजमेंट के बेस पर आप डिसाइड कर लो। अब वो जो होंगे, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो कॉम्पिटिटर्स के रिएक्शंस, कस्टमर का नेचर, लेवल ऑफ सेल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ वेरियस मीडिया, स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये सबको कंसीडर कर लेंगे ये, ठीक है। क्लैरिकल या स्टेटिस्टिकल वर्क जो है वो यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता, जस्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही जज करके और डिसाइड कर लिया जाता है। अब यहाँ पर इसकी मेरिट्स हैं, पहली मेरिट है सिंपल है ये बहुत ज़्यादा, और दूसरा है बेस्ड ऑन ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है। डीमेरिट भी हैं कुछ, सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव तो हो ही गया क्योंकि जो पर्सन बना रहा है बजट वो उसी की मर्जी है, तो वो है बायस्ड भी हो गया इसी वजह से फिर, तो ये था। इसके बाद है इंक्रीज ओवर लास्ट ईयर्स बजट। नेक्स्ट जो मेथड है, लास्ट ईयर हमने जो भी बजट बनाया था उसमें हम कुछ इंक्रीज़ कर देते हैं और वो करके हम इस साल का बजट बना देते हैं। तो ये है हमारा ये वाला मेथड। यहाँ पर कुछ इस मेथड की लिमिटेशन है, क्या है वो, पहली है इग्नोर चेंजेस इन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। पिछली साल और इस साल में मार्केटिंग इन्वायरमेंट में चेंजेस हो सकते हैं जिनको कि हम कंसीडर नहीं कर रहे। दूसरा है रिपीटेशन ऑफ लास्ट ईयर्स मिस्टेक, अगर हमने पिछले साल कोई गलती करी होगी वो इस साल भी हो जाएगी अगर उसी को बेस मानेंगे। इसके अलावा नॉट पॉसिबल फॉर न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि पिछले साल का हमारा कुछ डाटा ही नहीं होगा, हमने इसी साल शुरू किया है, पिछला कोई डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसको फिर कैसे यूज़ करोगे, ये है। इसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड क्या कहता है कि एड आपको क्या रिटर्न देगी उसके बेसिस पर आप जो है ये देखो कि सेल्स कितनी जनरेट होगी, अगर आप इतना एक्सपेंडिचर करते हो तो रिटर्न कितनी मिलेगी वो देखो आप, उसके बेसिस पर ही आप बजट डिसाइड करो। तो ये है, और यहाँ पर ये कहता है ये सेल्स और प्रॉफिट को कोरिलेट करने वाला मेथड है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है कंसिडरेशन, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि ऐड से कितनी सेल बढ़ी ये पता लगाना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको यूज़ नहीं किया जाता जनरली। तो ये है। इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स या स्टैटिस्टिकल मेथड्स आप यूज़ करते हो, जहाँ पर आप मैथमेटिक्स का स्टैट्स का यूज़ करते हो एड बजट डिसाइड करने में, वो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। तो यहाँ पर जैसे मल्टीपल रिग्रेशन है, प्रोबेबिलिटी है, सिमुलेशन है, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है, इन सब का इस्तेमाल करके डिसाइड किया जाता है कि आपका एड बजट क्या होगा। तो इन सब में क्या होता है बेसिकली, जो इंटर रिलेशनशिप बनाई जाती है डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ के बीच में, तो उससे क्या है कि फिर डिसाइड करते हैं कि एड बजट क्या हो। तो इसकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स है। पहली मेरिट क्या है, अनबाइज्ड है, क्योंकि मैथमेटिकल हो गया, देखो तो डेटा के बेस पर है, तो टोटली ये अनबाइज्ड है, किसी पर्सन के डिसाइड करने से कुछ नहीं हो रहा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, ये है। इसके बाद दूसरी चीज़ है क्योंकि ये डिफरेंट फैक्टर्स के अंदर रिलेशनशिप बनाकर चलता है, तो सभी फैक्टर्स एक तरीके से कंसीडर हो रहे हैं, ठीक है, ये मेरिट है। फिर आती है डीमेरिट। डीमेरिट क्या है, डिफ़िकल्ट है इसको यूज़ करना। मैथमेटिक्स को यूज़ करना आप सब समझते हो कि डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि सब एक्सपर्ट ही इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि मैथमेटिकल नेचर हो गया तो रिजिडिटी आ जाती है। इसके अलावा कॉस्टली होता है ये मेथड, क्योंकि हमें इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्सपर्ट्स वैसे थोड़ी ना आएंगे, उनको पे भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल अप्रोच मेथड। ये लास्ट है हमारा यहाँ पर। देखिए क्या है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के बेसिस पर यहाँ पर एड बजट डिसाइड किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है इंक्रीमेंट इन एडवर्टाइजिंग स्पेंडिंग, कि आप मार्जिनल कॉस्ट क्या हुई कि जैसे पिछली बार 10 लाख रुपए खर्च किए थे, इस बार आप 15 लाख कर रहे हो, तो 5 लाख यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, तो ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या हुआ एड स्पेंडिंग से, ठीक है, तो वो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये आप एक इकोनॉमिक्स की जो अप्रोच है हमारी वो वाली है ये। यहाँ पर कहता है कि जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बराबर आ जाएं, तब तक आपको बढ़ाते रहना चाहिए एड एक्सपेंडिचर, और उसके बाद जो है आपको क्या कर देना चाहिए, उसके ऊपर अगर आप जाओगे और एड एक्सपेंड करोगे तो वो अनप्रॉफिटेबल रहेगा और आप उससे ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, इसलिए आपको उसके बाद जो है ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव आने लगेगी फिर आपकी, जो मतलब नेगेटिव तो नहीं बट कम प्रॉफिट होने लगेगा आपको, जो मैक्सिमम होना था वो हो जाएगा, जहाँ पर ये दोनों इक्विलिब्रियम पर आएंगे, ये है।
अब देखो इस टेबल के अंदर बताया है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इन एडवर्टाइजिंग बता रहा है, ये थाउजेंड्स में है ये जो डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है एड एक्सपेंडिचर, जो कि देखो क्या हो रहा है 50,000, 55,000, 60, 65,000, 70, 75, 80,000, 85,000, 90, 95, 100 और 105 ऐसे हो रहा है। तो आप अगर देखोगे इसके अंदर तो मार्जिनल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अगर हम देखें तो 50 से 55 हुआ ना तो 5,000 का इंक्रीमेंट है, 55 से 60 हुआ तो 5,000 का इंक्रीमेंट, 5,000 का इंक्रीमेंट जो है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में, मार्जिनल कॉस्ट जो है एडवर्टाइजिंग की वो है, ठीक है। टोटल एडिशनल रेवेन्यू क्या हुआ है, जब 50,000 खर्च कर रहे हैं ना तो 40,000 का रेवेन्यू मिल रहा है, टोटल रेवेन्यू जो है 55,000 कर रहे हैं तो 44,000 का, 60 कर रहे हैं 50 का। इस तरीके से रेवेन्यू जो है हमारा टोटल एडिशनल रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है, 40 से 44, 44 से 50, 60, 75, 95, 105, 110, 114, 115, 115 और 113 इस तरीके से हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू फिर क्या है, देखो 40 से 44 हुआ 4 हो गया, 44 से 50 हुआ 6 हो गया, 50 से 60 हुआ 10 हो गया, 60 से 75 15 हो गया, इस तरीके से हो रहा है। अब आपने यहाँ पर देखेंगे अगर हम इफेक्ट ऑन प्रॉफिट क्या हो रहा है, जब आप 50,000 रुपये खर्च कर रहे थे, 40,000 रुपये का टोटल रेवेन्यू मिल रहा था आपको, यहाँ पर 10,000 का आपको लॉस हो रहा था, ठीक है। आपने एड एक्सपेंस बढ़ाया, 55,000 किया, टोटल रेवेन्यू आपका 44,000 हो गया, यहाँ पर 11,000 का आपको लॉस हो गया। फिर 60,000 आपने किया, 50,000 हो गया, यहाँ पर 10,000 का लॉस हो गया। 65,000 एक्सपेंडिचर किया आपने, टोटल रेवेन्यू आपका 60,000 हो गया, 5,000 रुपये का नुकसान हो गया। फिर आपने एड एक्सपेंडिचर बढ़ाया 70,000 रुपये और यहाँ पर आपको जो एडिशनल रेवेन्यू मिला वो मिला 75,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको 5,000 लगाए, 5,000 का ही प्रॉफिट हो गया। तो ये जो है मिनिमम लेवल है, मतलब इतनी तो आपको करनी चाहिए एडवर्टीजमेंट ताकि आप कुछ कमा सको। इससे पहले तो आप लॉस में चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कमा रहे हो आप। फिर 75,000 हो गया, यहाँ पर एडिशनल रेवेन्यू हो गया 95,000, तो 20,000 रुपये कमा लिया आपने, 5,000 खर्च करके 20 कमा लिए। फिर 75 से 80 हो गया और ये हो गया 95 से 105, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 25,000 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर आपने 80 से 85 किया, 5 की इंक्रीमेंटल कॉस्ट हो गई, यहाँ 105 से 110 हो गया जो कि 5 ही रेवेन्यू हो गया। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो 25,000 आ गया। देखो पिछली बार भी मतलब 80,000 रुपये जब खर्च कर रहे थे ना ऐड के ऊपर तो भी हम 25,000 कमा रहे थे, अब 85,000 जब हमने कर दिए तो भी हम 25,000 कमा रहे हैं। मतलब क्या कि अब इसके बाद ऐड पर और खर्च करना ठीक नहीं है क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। तो देखो क्या है कि 90,000 जब खर्च करता है ना तो इसका देखो आप 114 हो जाता है, ये टोटल रेवेन्यू बढ़ तो रहा है लेकिन देखो पिछले वाले लेवल से ये कम हो गया, कम होना शुरू हो गया प्रॉफिट, यानी हमें तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस लेवल पर मिल गया। तो ये हमारा क्या है, ऑप्टिमम लेवल है। तो ये था। इसके बाद यहाँ पर इस मेथड को यूज़ इसी बेसिस पर मतलब हम डिसाइड करेंगे कि एड बजट क्या हो हमारा। ऑब्वियसली ये मैक्सिमम लेवल वाला होना चाहिए। इसकी मेरिट्स क्या है, रैशनल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है इसको समझना और मतलब इलॉजिकल नहीं है ये मेथड। इसके बाद आता है ज़्यादा कन्विंसिंग है टॉप मैनेजमेंट के लिए कि अगर हम इतनी कॉस्ट बढ़ाएंगे तो इतना हम गेन भी करेंगे, इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा रेवेन्यू में, आप ये समझा रहे हो अपने मेथड के अंदर, तो ये क्या है ज़्यादा कन्विंसिंग हो जाता है, अप्रूवल लेना आसान हो जाएगा। डीमेरिट क्या है, डिफ़िकल्ट है मार्जिनल रेवेन्यू को एस्टिमेट करना कि इंक्रीमेंट कितना होगा एड स्पेंडिंग की वजह से, क्योंकि देखो जो टोटल रेवेन्यू है वो कैसे बढ़ा आपका, ज़रूरी तो नहीं ना कि वो एड एक्सपेंस की वजह से ही बढ़ा है, और भी तो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब एस्टिमेट कर पाना मार्जिनल रेवेन्यू को थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद है रॉन्ग अजम्पशन कि ये इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि सिर्फ एडवर्टीजमेंट की वजह से ही इंक्रीमेंट हो रहा है रेवेन्यू में, जो कि सही नहीं है क्योंकि बाकी फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारे डिफरेंट मेथड्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एड बजट है, ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना उसी में से कुछ एक पॉइंट्स निकाले हुए हैं बस, कि मार्केट साइज अफेक्ट करती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पर है, एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटजी क्या इस्तेमाल कर रहे हो, या जो है प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है आपका बाकियों से,
प्राइस कितना है, प्राइस अगर ज़्यादा होगा प्रोडक्ट का तो आप ज़्यादा एड एक्सपेंडिचर करके ही उसको बेच पाओगे। कॉम्पिटिटर्स क्या स्पेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट का खुद का नेचर क्या है, एडवर्टाइजिंग की क्या अप्रोच, एडवर्टाइजिंग की तरफ क्या अप्रोच है मैनेजमेंट की, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास कितने अवेलेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हो या नहीं, मार्केट पोटेंशियल कितना है कि अब आप ऐसी जगह पर खर्च कर दो ज़्यादा जहाँ पर मार्केट में कुछ बढ़ने की संभावना ही ना हो, तो वो चीज़ें नहीं करनी। एड ऑब्जेक्टिव और टास्क जो रिक्वायर्ड हैं वो कौन से हैं वो देखना। कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज कितनी है, कितनी जल्दी आपका जो प्रोडक्ट है जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं कस्टमर जो है। मार्जिन टू चैनल मेंबर्स क्या है कि अगर चैनल मेंबर्स को ज़्यादा आप मार्जिन दोगे, मतलब होलसेलर रिटेलर को अगर ज़्यादा मार्जिन मिलेगा तो ऑब्वियसली वो भी कोशिश करेंगे कस्टमर को अट्रैक्ट करने की, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, आप कम खर्च भी कर सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है एड बजट का। नेक्स्ट चैप्टर जो है 10th चैप्टर है, क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।